नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपके सम्मुख मैं गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी नाम की जो श्रृंखला थी उसका 7वां भाग लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ। हमने डेमोक्रेसी के गुड गवर्नेंस को देखा, फिर डेमोक्रेसी के हमने 2 पार्ट किए, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझा, हमने समझा कि कैंस क्या है, हमने समझा कि सिटीजन शब्द की उत्पत्ति जिसे कि हम नागरिक कहते हैं वो 100% गलत था। सिटीजन शब्द का अर्थ नागरिक नहीं था, सिटीजन शब्द का अर्थ था गुलाम। हमने समझा कि पॉलिस क्या थी, हमने समझा कि लेजिमेट्स क्या थे, लैंडसीमेट क्या थे, और इस तरीके से हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये भी समझा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स थे और कौन कौन से पार्ट्स नहीं थे। जब हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ ली, जो भी अभ्यर्थी नए हों तो मेरा उनसे अनुरोध यह है कि इस टॉपिक को यह सविस्तार समझना है तो आपको इससे पूर्व के 6 वीडियो को देखना अत्यावश्यक है। यदि आप उनको देख लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। हमने 6वें वीडियो में बताया था कि हम आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बताएंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रत्यक्ष उदाहरण हमने बताया था कि भारत में है, अमेरिका में है, जापान में है, पाकिस्तान में है, और तमाम देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखा जा सकता है। अब प्रश्न ये भी उठा कि लोगों ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को छोड़कर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्यों चुना, और क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के परिवेश में है। तो हमने कहा था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के परिवेश में पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम देखें तो हमने ये भी बताया था कि भारत के पंचायती राज चुनावों में हल्की सी झलक मिलती है। हम देखेंगे तो स्विट्जरलैंड में भी इसकी छोटी छोटी लेवल पर झलक देखने को मिल जाती है। और उसके बाद में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नंबर आता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा स्वयं को शासित करवाती है। जनता इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और फिर वो स्वयं पे ही शासन करवाती है। यही डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फंडा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या होगा, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारी संसद होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारा जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा कि एक नियतकालीन चुनाव होना चाहिए वो भी होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में स्वतंत्र बॉडी भी होंगी, जैसे हमने देखा 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पंचायती राज्यों का, तो वो पंचायती राज व्यवस्था भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगी। हम देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बहुदलीय पार्टियां भी देखने को मिलेंगी जिनमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होगा। लोगों को अपने मैनिफेस्टो द्वारा ये अलग अलग तरीके के लोक लुभावन वोट भी देंगे। लेकिन कल की आज आप न्यूज देखेंगे तो इस लोक लुभावन में 5 स्टेटों के नाम का उल्लेख कल की न्यूज में किया गया है, जिससे कि ये राज्य गरीब राज्य अगर भारत वास्तविकता में
एक देश के रूप में नहीं होता और ये छोटे छोटे राज्य जो देश के रूप में होते तो वास्तविकता में आज ये देश के जो राज्य हैं जिनमें दिल्ली, बंगाल, राजस्थान इत्यादि के नाम दिए गए हैं, ये 5 छोटे छोटे राज्य भुखमरी के कगार पर पहुंच गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ को फ्री कर डाला। फ्री का सिस्टम बहुत बुरा है। इसमें लोगों ने 70% जनता की, राजनीतिक दलों ने एक मनोभाव को पढ़ लिया है कि फ्री का दे देंगे। चाहे मैं इस पीडीएस सिस्टम का भी मैं सख्त विरोधी हूँ कि इन्होंने पीडीएस सिस्टम को भी फ्री में कर रहे हैं, राशन को कोई फ्री में बांट रहे हैं। अरे आपको देना है तो रोजगार दीजिए, आपको देना है तो रोजगार के माध्यम से लोगों के डेवलपमेंट की बात तो सोचिए। आपको देना है तो स्टार्टअप ऐसे लगाइए जिसके द्वारा देश की जनता का विस्तार से विकास हो, जो देश का नाम विश्व के पटल पर सर्वोच्च से हो। फ्री में देने से ना तो कुछ हासिल होना, फ्री में देंगे लोग लुभावन तरीके से देंगे। फ्री तो फ्री ही है, लोग आपको वोट दे देंगे, लोगों की मानसिकता वहीं तक सीमित हो जाएगी और देश का विकास नहीं हो पाएगा। यह हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ बुराइयां जो मुझे कल की न्यूज़ में दिखी उनके नाम मैंने आपको बता दिए और उनके काम करने का तरीका भी बता दिए कि फ्री का सिस्टम बेकार है। अब हम अपने बोर्ड की तरफ इसका जो विस्तार है उसको पढ़ते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और इन्हीं के माध्यम से शासन का संचालन कराती है। इसी को हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र और इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब प्रश्न बनता है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्या है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है। तो इसको या यूपीएससी या एनडीए कोई भी परीक्षा इसका पूछती है तो इसे हमें जानना चाहिए। इसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन नहीं करती है बल्कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो उन्हें जो इलेक्ट करती है उनको चुनती है, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कराती है। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न बनता है क्यों आजकल प्रत्यक्ष लोकतंत्र को छोड़कर जनता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं और हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटी सी जनसंख्या वाले देशों के लिए उपयुक्त था। हमने बताया था रोम का, एथेंस और स्पार्टा में छोटी सी जनसंख्या होती थी, उसमें 1000 लोग जो होते थे, 5040 की परिकल्पना की गई थी। 1000 लोग स्वामी वर्ग होता था, 4000 लोग दास वर्ग होता था। उसी दास वर्ग को हमने सिटीजन कहा। जैसा कि हमने पढ़ा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटी सी जनसंख्या वाले देश के लिए उपयुक्त है, जैसे यूनान का पॉलिस नगर और जहाँ छोटी सी जनसंख्या है और एक बड़ी सी जगह पे ये एकत्रित हो जाती थी। लेकिन कुछ आधुनिक युग में विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व यानी एक्सिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट देयर। अब आता है स्विट्जरलैंड में भी राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं, यानी वहां पर इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर है। कैंट्स यानी छोटे राज्य और नगरों में लैंडजीमेंट्स यानी नगर सभा
एक सभी वयस्क लोगों की ये सभा होती है। यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा गया, और आजकल विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। उसका कारण यह है कि जनसंख्या की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है, और ये एक मैदान में एकत्रित हो नहीं सकते। स्वामी और दास वर्ग की अवधारणा अब रही नहीं है। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को लोगों ने त्याग कर, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लोगों ने त्याग कर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को उन्होंने चुन रखा है। इस असुविधा से बचने के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र ने जन्म लिया। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोकतंत्र की संस्थाएं और प्रक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। बिना संस्थाओं और प्रक्रियाओं के लोकतंत्र महत्वहीन होता है। बिना इसके उनका संचालन नहीं कर सकते। आप कल्पना कीजिए कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम ना हो तो क्या देश चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। आप सोचिए, यदि सरकार और विपक्ष ना हो तो सरकार की लैग पुलिंग कौन करेगा? वो विपक्षी तो करेगा। तो विपक्ष उसके कारनामों को उजागर करेगा, तब सरकार, अन्यथा तो सरकार क्या होगी? तानाशाही बन जाएगी। और तानाशाही बन जाएगी तो एक तानाशाह पे तो आप उत्तरी कोरिया का उदाहरण देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी नाम की चीज चाइना में भी नहीं है, क्योंकि चाइना पीपुल्स पार्टी केवल एक ही पार्टी है। बहुदलीय पार्टी होनी चाहिए। चाइना पीपुल्स पार्टी के अंतर्गत है, इसलिए वहां पर तानाशाही है। और इसलिए यही कारण है कि चाइना लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में विश्वास भी नहीं रखता है। अब बिना इसके यानी जो सॉरी लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन यानी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन और प्रोसीजर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के केंद्र में होता है, यानी सेंट्रलाइज्ड है। इधर उधर नहीं आना पड़ेगा हमको, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीजर नाम की चीज नहीं देखी जाती है। अब लोकतंत्र की इंस्टीट्यूशन क्या क्या है? अब लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है यानी संसद है, राजनीतिक दल है यानी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, न्यायपालिका है यानी जुडिशियरी है, मंत्रिपरिषद है ना, ये तमाम चीजें, और आपका निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है। हमने नोट करके यहाँ पर लिखा है कि मंत्रिपरिषद संसद के अस्तित्व के बिना नहीं रह सकती, चाहे वो भारत हो या यूएसए हो या ब्रिटेन हो इत्यादि देश कोई भी रहा हो। लोकतंत्र की प्रक्रिया का होना भी अति अनिवार्य है। और लोकतंत्र की प्रक्रिया में क्या क्या होगा, यानी प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेसी में नियतकालीन चुनाव भी होने चाहिए। हमारे यहाँ पर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, चुनाव भी होने चाहिए। चुनाव नहीं होंगे तो ये डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तानाशाहीपन आएगा। बहुमत शासन होना चाहिए, यानी हम गवर्नमेंट फॉर्मेट कब होगी? गवर्नमेंट फॉर्मेट जब होगी जब साधारण बहुमत होगा। और साधारण बहुमत का मतलब ये है कि 50% +1 जिसने के सांसद चुने गए, जिस दल के सांसद चुने गए हैं, अगर उसने 50% +1 अपना वोट हासिल कर रखा है यानी सांसदों को चुन रखा है, तो वो सरकार गवर्नमेंट को फॉर्मेट करने की स्थिति में आ जाएगी। अब क्या है लोकतंत्र की प्रक्रिया में? यह हमने देखा नियतकालीन चुनाव, बहुमत शासन और राजनीतिक दलों के प्रतियोगिता। हमारे देश बहुदलीय पार्टी का देश है, और बहुदलीय पार्टियां होती हैं तो एक दूसरे के जो कारनामे होते हैं उनको उजागर करने का ये काम बहुत अच्छी तरीके से करती है। इसलिए बहुदलीय पार्टी को होना अति अनिवार्य है। और जैसे अभी आपने देखा कि आम पार्टी ने
अस्तित्व पंजाब में बनाया दिल्ली के बाद, खुशी की बात है, क्योंकि लोगों के दिमाग में आम पार्टी की छाप पड़ी और लोगों को अपना पार्टी चुनने का पूरा पूरा हक है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने बीजेपी पार्टी को चुना। अरे बीजेपी की, उत्तर प्रदेश के लोगों का मन बीजेपी में लगता तो बीजेपी की पार्टी चुनी। राजस्थान में लोगों ने कांग्रेस की पार्टी चुनी तो कांग्रेस की पार्टी चुनी तो कांग्रेस की पार्टी चुनी। तो हम ये नहीं कह सकते जब बहुदलीय लोग होंगे तो वहाँ पर भिन्न भिन्न पार्टियाँ अपनी गवर्नमेंट को फॉर्मेट करेंगी और फॉर्मेट करने के बाद वो शासन का संचालन बखूबी तरीके से निपटाएंगे। अब हमको देखना है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कि कितने हिस्से हैं, जिसके ऊपर हम विवेचना कल आगामी 8वें वीडियो में देंगे। तो इसके 2 हिस्से हैं, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र, और संसदीय लोकतंत्र में हम व्याख्या कल करेंगे कि ब्रिटेन और भारत है, और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र यानी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इसमें हम व्याख्या करेंगे आपके यूएसए की। आज हमने ये भली भांति जाना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम सीख चुके थे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है और क्यों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे लिए अत्यावश्यक है। फिर हमने प्रश्न के रूप में जाना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आज एक्सिस्टेंस मतलब विलुप्त हो चुका है, वो कहीं पर नहीं रही है। थोड़ी बहुत मतलब उसकी हलचल जो देखी जा सकती है वो स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे निकायों में देखी जा सकती है। तो हमने वहाँ पे ये देखा, हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ हम क्यों बढ़े इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ, तो हमने वो देखा। और हम कल से आपको दिखेंगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए से कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक लाइक मेरी ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है, उससे मैं प्रेरित होता हूँ और फिर वीडियो बनाने का कार्य करता हूँ। कल तक के लिए दिव्य एजुकेटर से आपके राजीव शर्मा का जय हिंद।